क्योंकि मेरा राजनीतिक सफ़र तो काफ़ी बचपन से स्टार्ट हो चुका था। आरएसएस क्या होता है ये हमको नहीं समझता था। प्रेसिडेंट का, साला नायक का, तो वो भी चुनाव में लड़ा और वो भी चुनाव में जीता। और 2014 में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे स्थानीय राजनीति नहीं करना चाहिए, तो उस समय पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो नाराज़गी थी एक, पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया था। 4 तारीख को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। यह कह सकते हैं कि हम लटकते लटकते चुनाव जीते हैं। भारत टाइम्स के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक मोटवानी आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं लांजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजकुमार कराहे जी से। कराहे जी, इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो लांजी किन्नापुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से जोड़ता है। काफ़ी सेंसिटिव एरिया है ये, नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र है। और इस बार जो है 2 बार की विधायक रही कांग्रेस की प्रत्याशी हिना कांवरे को हराकर राजकुमार कराहे जी ने पहली बार विधानसभा में कदम रखा है। जीत का अंतर हालांकि काफ़ी कम था, बड़ा कश्मकश भरा जो है परिणाम आया है। 2773 वोटों से कराहे जी जीते हैं, लेकिन जीत होती है चाहे 1 वोट की हो। मैं कराहे जी सबसे पहले आपके राजनीतिक जीवन के बारे में दर्शकों को चाहता हूं कि आप बताएं कैसे आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और आपको टिकट भी जो है अप्रत्याशित रूप से मिली थी। तो आप थोड़ा सा जनता से रूबरू होकर बताएं कि कैसे क्या रहा आपका राजनीतिक सफर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं सबसे पहले तो टीवी चैनल को अपने। चूँकि मेरा राजनीतिक सफ़र तो काफ़ी बचपन से स्टार्ट हो चुका था। जब हम लोग 4ठी, 5वीं, 6ठी कक्षा पढ़ा करते थे तब संघ के प्रचारक रहे और भारतीय जनता पार्टी के पुरुष रहे सम्मानीय ओम प्रकाश खरगाल जी। वो हमको शिशु मंदिर में पढ़ाई किया करते थे, तो हमें सुबह उठा करके 5 बजे उठा करके संघ की शाखाओं में लेके जाया करते थे। तब संघ क्या होता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ और आरएसएस क्या होता है ये हमको नहीं समझता था। हम तो खेलने के उद्देश्य से जाया करते थे, लेकिन उसकी जो विचारधारा थी, जो संस्कार था, धीरे धीरे हमारे अंदर पड़ने लगा। वो लगभग समय बीतते चले गया और जब छात्र राजनीति में मैं आया तो पहला चुनाव 1994 में उपसाला नायक का, उस समय हम ये कहलाते थे, और वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता था। स्कूल में चुनाव हुए करते थे, वो चुनाव पहली बार हुए थे वहाँ पे स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर में। तो मैं वो चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीता था। उसके बाद में 95 में फिर चुनाव हुए प्रेसिडेंट का, साला नायक का, तो वो भी चुनाव में लड़ा और वो भी चुनाव में जीता। और उस समय हमारे यहाँ पे लांजी क्षेत्र के अंदर में कोई परिषद नहीं हुआ करता था, विद्यार्थियों कोई संगठन नहीं हुआ करता था। तो उस समय 96 में मैंने एकता विद्यार्थी परिषद करके अपना स्वयं का छात्र संगठन बनाया था और उसके तहत बहुत सारे लड़कों को मैंने जोड़ा था। और लगभग उस समय कॉलेज का हमारे पास, जब हम कॉलेज पढ़ा करते थे तो भवन नहीं हुआ करता था, तो उसके लिए 2 बार हम लोगों ने बहुत उग्र आंदोलन किया था। तब से एक ख्याति और कह सकते हैं कि एक नाम जो है सभी राजनीतिक दलों के लोगों तक पहचान जा चुकी थी। और 97 में, चूँकि 98 में चुनाव होना था, तो 97 में उस समय के सचिव रहे मंत्री का, उनको राज्य मंत्री का दर्जा था, स्वर्गीय दिलीप भट्टाचार्य जी, वो विधायक थे। उनके कहने पर और सम्मानीय ओम प्रकाश खरगाल जी, तो मुझे बचपन से जानते थे और मेरे परिवार से बड़ा पारिवारिक संबंध था। इस कारण से मुझे कहा गया कि भाई आप एकता विद्यार्थी परिषद का विलय करके भारतीय जनता पार्टी का जो विंग्स है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसमें आ जाओ और आप चाहे तो जिले के अंदर में, चाहे तो आप ब्लॉक के अंदर में कोई भी पद ले लो। तो मैं पहला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वहाँ पे ब्लॉक का संयोजक बना था। फिर 98 में नगर का अध्यक्ष बना। 99 में मैं युवा मोर्चे का पहले मंडल का अध्यक्ष बना और फिर पार्टी ने मेरा काम देख करके 2002 में दोबारा युवा मोर्चे का मंडल का अध्यक्ष बनाया। और उस मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद में मैं लगातार काम करता रहा। हर पंचायत के अंदर में मैंने अपनी समिति बनाया, युवा मोर्चा की समिति बनती रही। उस समय में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पहली बार में कैलाश विजयवर्गीय जी थे, दूसरी बार में कमल पटेल जी जो राजस्व मंत्री रहे वो थे। उनके नेतृत्व में हमने कभी काम किया है। क्योंकि हमारी सरकार राज्य के अंदर में नहीं थी, तो बहुत सारे आंदोलन करने का, हमको नेतृत्व करने का हमको मौका मिला। और उसी समय में कहीं ना कहीं जो प्रतिभा थी, जो अंदर में थी, एक नेतृत्व करने की क्षमता थी, वो उभरती रही। और जब 2005 में पहली बार चुनाव हुआ जिला पंचायत का, तो उस समय में जहाँ से वार्ड नंबर 9 कहलाता है, भाटरांचल कहलाता है हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र का, तो वहाँ से मुझसे कहा गया कि आप वहाँ चुनाव ना लड़े, वहाँ आपके लिए रिस्क रहेगा। लेकिन कभी भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता था और मैंने
मुझे विश्वास था जब मैंने युवा मोर्चे का संगठन खड़ा किया था वहाँ पे कि अगर मैं जाऊँगा तो निर्वाचित होके आऊँगा। और उस समय के जो एमएलए के प्रत्याशी के रूप में जिन्हें देखा जाता था, दुष्यंत नकपुरे जी, जो पूर्व विधायक भागवत भाऊ नकपुरे जी के बेटे थे, उनकी लगभग उस एरिया में 10,000 वोटों की रिश्तेदारी भी हुआ करती थी। मेरा उनके साथ में फाइट हुआ और वो ऐसा रहा, जनता का सहयोग रहा कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। फिर उसके बाद में 2009 में पार्टी ने, चूँकि मैं छात्र राजनीति में रहा हूँ, इस कारण से शासकीय कला महाविद्यालय लांजी का जो है मुझे 2009 में अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 2010 में मैं जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, वो जीता। फिर 2011 में किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा। उससे पहले 2005 में मुझे पार्टी ने युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष बनाया था और उसमें भी हमने काफ़ी जिले के अंदर में काम किया था। फिर 2011 में किसान मोर्चे का जिले का अध्यक्ष बनाया गया, तो किसानों के लिए भी हमने बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे मांगों को लेकर हम गए। और 2014 में मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मुझे स्थानीय राजनीति नहीं करना चाहिए, और इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि 2006 में हमारे जो राजस्व मंत्री थे स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी, वो एक्सपायर हो चुके थे और उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में जो उनके यहाँ मिसेस थी हमारी अम्मा जी, वो चुनाव हारी थी, तो कोई ऐसा दूसरा कैंडिडेट नहीं था उस क्षेत्र में कि जो विधानसभा की दावेदारी करे। तो मैंने 2008 में पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन वो टिकट मुझे नहीं मिली थी, उनके बेटे रमेश भट्टाचार्य जी को मिली थी और वो चुनाव जीते थे। हमने उनके नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाया था। फिर 2013 में मैंने टिकट मांगा, 2018 में टिकट मांगा, 2014 में ही मैंने इस बात की घोषणा कर दिया था कि मैं अब जो स्थानीय चुनाव है, नगर पंचायत के हों चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हों, वो मैं नहीं लड़ूंगा, बल्कि विधानसभा की तैयारी करूंगा। और फिर मैंने अपनी तैयारियां चालू किया। 2018 में मैंने फिर टिकट मांगा, तो उस समय पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो नाराजगी थी एक, पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया था। और पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मैं किसी और दल में नहीं गया, बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में और धार्मिक क्षेत्रों में अपना काम करते रहा। और जिस तरह से लोगों से संबंध थे, आप लोगों से जिस तरह से संबंध थे, उस संबंध को मैं आगे बढ़ाते रहा। और कोरोना काल आ गया, फिर एक ऐसा महसूस होने लग गया कि पार्टी ने रमेश भट्टाचार्य जी जो थे उनको पुनः जिले का अध्यक्ष बना दिया था, नेतृत्व उनके हाथ में था, संगठन पूरा काम कर रहे थे, संगठन काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है 2023 की जो है पार्टी मुझे टिकट ना दे। तो मार्च 2023 में 4 तारीख को मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया था। 3 महीने तक कि हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, लेकिन पार्टी को एहसास होने लगा था कि भाई इस एक व्यक्ति जो है बहुत लंबे समय तक के संघर्ष किया है पार्टी के अंदर में, लगभग 24-25 सालों तक के, तो इसे पुनः बुलाया जाए, पार्टी टिकट दे। विश्वास था कि पार्टी अगर मुझे 9 तारीख को याद करिए तो निश्चित तौर से इस बार विधानसभा का प्रत्याशी मुझे बनाया जा सकता है। तो जब पार्टी ने टिकट दिया, विश्वास किया, तो जनता के बीच में हम पूरे विश्वास के साथ में उतरे। जब जनता के बीच में हम लोग गए तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। जैसे आपने कहा कि लगभग 2773 वोटों से हम चुनाव जीते हैं, यह कह सकते हैं कि हम लटकते लटकते चुनाव जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 2013 का जो चुनाव थे हम 21,600 प्लस वोटों से हारे थे। फिर 2018 का जो चुनाव था हम 18,700 प्लस से हारे थे चुनाव। तो मैं मानता हूं कि इस बार भी जो जो चीज़ें आ रही थी, तो हम ये कह सकते हैं कि पिछले जो वोटों का अंतर था, उस वोटों के अंतर को हमने कम किया है और उसके बाद में ये अंतर है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हम 21,000 से प्लस वोटों से हम चुनाव इस बार का जीते हैं और ये बहुत जनता का आशीर्वाद रहा है, आप लोगों का सबका सहयोग रहा है कि आज यहाँ पे हम आप सबके साथ में बैठे हुए हैं। नहीं कराया जी, आपने जो गणित बताया वोट का, वो तो बिल्कुल सही है कि वो अगर पिछले हार के अंतर को और अभी की जीत के अंतर को जोड़े तो हम इतने वोट से जीते हैं। एक चीज़ होती है, जब भी चुनाव होते हैं तो कोई भी पार्टी हो अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर के आती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इसको संकल्प पत्र नाम दिया और जनता के सामने कुछ बातें की हैं। तो लांजी क्षेत्र विकास तो निरंतर होते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कमियां फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती हैं और आप काफ़ी समय से वहाँ पर काम कर रहे हैं, पूरा क्षेत्र से आप वाकिफ़ हैं कहाँ किस चीज़ की कमी है। तो प्रायोरिटी आपकी इस समय क्या है विकास के लिए लांजी चिन्नापुर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, जैसे ही रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन से ही हम विकास कार्यों को लेकर बहुत गंभीर हो गए थे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का एक थोड़ा अनुभव मुझे है। 2005 से मैं कहीं ना कहीं निर्वाचित प्रतिनिधि रहा हूँ और मुझे योजनाएं पता है कि जिले से योजनाएं कैसे आती हैं, प्रदेश से योजनाएं कैसी आती है। तो हमने उन योजनाओं पे काम करना प्रारंभ कर दिया और सीधे हम योजनाओं में प्रारंभ काम करते हुए हम जब भोपाल के अंदर में जब हमारी पार्टी की बैठकें थी, सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी के बाद में डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे पदभार ग्रहण किया, उसके बाद ही हमने मांग पत्र रखना अपना चालू कर दिया था। आज भी जब मैं आ रहा हूँ तो जिले की बैठक थी हमारी कलेक्टर एसपी के साथ में,
वहाँ पर भी हमने बहुत सारी मांगों को रखा है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। राज्य की सरकार ने हमको काफ़ी बजट दिया है विधायकों को, तो उनके माध्यम से हम काफ़ी काम कराने का जो हमारा उद्देश्य है, क्योंकि छोटे-छोटे काम हैं हमारे यहाँ पे और कुछ बड़े भी काम हैं, जो योजनाओं से आ सकते हैं, तो इन योजनाओं को हमको लाना है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। तो हम लोगों ने जो वादा किया था पूरे राज्य के अंदर जो चुनाव चल रहा था, पार्टी के कुछ वादे थे, उसको भी पार्टी के उन वादों को, घोषणा पत्र को कह सकते हैं, संकल्प पत्र को हम कह सकते हैं कि पार्टी ने इस बात का पूरा विश्वास दिलाया है कि संकल्प पत्र का अक्षरशः पालन किया जाएगा। और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि धान के खरीदी को लेकर समर्थन मूल्य जो 2183 रुपये थी, उसको बढ़ा करके 3100 रुपये किया जाएगा। तो अभी जो धान की खरीदी हो रही है वो 2183 रुपये के ही रेट से हो रही है, लेकिन उसे बोनस के रूप में किसी और माध्यम से सरकार किसान के खाते में डालेगी। तो सरकार की पूरी मानसिकता जो है वो क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है। तो विकास के कार्य जो है हमारे यहाँ पर बहुत लंबे समय से हम 10 सालों तक की हमारी सरकार राज्य के अंदर में थी, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण से हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। हमारे क्षेत्र से पलायन भी जो है बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ से लगभग 28-30 हज़ार के करीब मजदूर जो है पलायन कर जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे दूसरी तरफ तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर जो है बालाघाट जिले में लांजी जो है हाई में चलता है और हमारे यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये है कि शिक्षा के स्तर अच्छे होने की वजह से हमारे यहाँ पे आम गरीब से गरीब और निचले तबके के भी जो लोग हैं, वनांचल क्षेत्र में भी रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के भी जो बच्चे हैं अच्छी जॉब में जा रहे हैं। साथ साथ में क्या हो रहा है कि मजदूरी भी जो है मजदूर करने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, दक्षिण भारत की तरफ चले जाते हैं। तो उनके लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाया है। अभी बोनस जो है प्रति मानक बोरा जो है बोनस के रूप में सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि भाई 3000 को बढ़ा करके 4000 रुपये किया जाएगा। तो सरकार की मानसिकता तो बिल्कुल साफ है और आम जनता के लिए काम करना चाहती है। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा समूह हैं। समूह जो है महिला बहनों के हैं, आजीविका बहनों के माध्यम से समूह जो चल रहे हैं। हमारे यहाँ पर लगभग एक पंचायत के अंदर में 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, यहाँ तक कि 28-28, 30-30 समूह हैं। लगभग गांव की सारी महिला बहनें कुछ ऐसी पंचायतें जहाँ पर समूह के माध्यम से जुड़ी हुई हैं और वो दिन रात निकलती हैं और कुछ ना कुछ वो काम अपना कर रही हैं। कोई साबुन बना रहा है, कोई छोटे छोटी चीज़ों का निर्माण कार्य कर रहे हैं, उन चीज़ों को बना करके अच्छी खासी आजीविका वो लोग कमा रहे हैं। तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो इन समूहों को कुछ राशियाँ उपलब्ध कराते हैं, कुछ प्लान ऊपर से लेके आते हैं। तो निश्चित तौर से हमारा ये संकल्प है कि उन संगठनों के साथ में मिल करके इन समूहों को काम हम खींच के लाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं हैं ज़िले के अंदर में, लेकिन रायपुर और नागपुर हमारे यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री पावर है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगा हुआ हमारा लाजी किरनापुर क्षेत्र है। तो अगर वहाँ से हमारे पास में रॉ मटेरियल आएगा और रॉ मटेरियल हम तैयार करके हमारी महिला बहनें देंगी तो उनके हाथ मजबूत होगी और आर्थिक स्थिति उनकी सुदृढ़ होगी। तो एक अच्छा प्रयास हम लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है और लोगों को जोड़ा जा रहा है, हर परिवार को जोड़ा जा रहा है। सरकार की भी मानसिकता पूरी तरह से साफ है। जो योजनाएं आ रही है हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने पर्यटन को लेकर के काफ़ी आशाएं जताई है कि अगर पर्यटन बढ़ता है किसी क्षेत्र में तो वहाँ रोजगार भी बढ़ता है। तो लांजी जो आपका क्षेत्र है वो पर्यटन के मामले में अगर विकसित हो, आप अगर ये सरकार के सामने, राज्य सरकार के सामने या केंद्र सरकार के सामने कुछ ऐसी योजनाएं रखें, जैसे वहाँ काफ़ी पुरातत्व चीज़ें वहाँ पर काफ़ी है, तो पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप विकसित करना चाहें लांजी को, तो क्या कुछ योजना है आपकी या सरकार के पास? आप किसी तरह से इसका प्रपोजल रखेंगे? तो ये संस्कृति पर्यावरण जब संस्कृति मंत्रालय सम्मानित प्रहलाद पटेल जी के पास में था और जब अभी वो चुनाव प्रचार के दौरान आए थे तो उन्होंने कहा था कि किस मांग को हमको बड़ी तेज़ी के साथ में उठाना, किस मांग को हमको करना है। तो कोटेश्वर महादेव का मंदिर हमारे यहाँ पे बहुत प्रचलित है, हम उसे उप ज्योतिर्लिंग के रूप में देखते हैं। मैंने उनसे कहा था कि जिस तरह से उज्जैन के अंदर में महालोक का निर्माण सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया था, हमारी सरकार ने किया था, तो बड़ा एक इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आते हैं पूरे देश भर की। तो उसी तर्ज पे थोड़ा छोटे स्तर पर ही ना हो सही, लेकिन उसे एक बड़े रूप में हम उभार सकें। और चूँकि वहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व हो या बाकी भी जो दिन हो या सावन मास हो, उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, उसे एक पर्यटन के रूप में हमको उभारना है। वहाँ पे लांजी के अंदर में हेहे वंश जो होता था पहले, कचौली वंश जो था, उसके बाद में आदिवासी साम्राज्य ने वहाँ पे अपना गोंड राजाओं का वहाँ पे साम्राज्य रहा है। तो किला बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का, अभी भी बहुत सुशोभित किला है हमारे वहाँ का, उसे भी पर्यटक के रूप में हम वहाँ पे उभार सकते हैं। रानी का किला है हमारे यहाँ पे,
उसको उभारा जा सकता है। हमारे यहाँ पे बाघ नदी का उद्गम है, जिसे चैली कहा जाता है। वहाँ कांवड़ी जाते हैं, वहाँ से जल लेके आते हैं, तो पहाड़ियों से पानी निकलता है वहाँ पे, उसे पर्यटन के रूप में उभारा जा सकता है। बहुत सारे किरनापुर क्षेत्र के अंदर में छोटी-छोटी झरना है, लांजी भी के अंदर में झरना है, लेकिन हमेशा इस बात का बहाना बना कर के कि नक्सलाइट क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे पर्यटन कैसे जाएँगे, पर्यटक कैसे जाएँगे। लेकिन देखिए वो अब अंदर तक जाने लग गए हैं, जो नक्सलाइट है वो अंदर तक जाने लग गए हैं, और जो हमारे यहाँ पे जो सोर्स है, जहाँ हम पर्यटन को बढ़ा सकते हैं, वो बाहर के एरिया है। और अभी भी हमारे क्षेत्र के लोग और ज़िले के लोग जब जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य हम लोगों को देखने को वहाँ पे मिलता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में और लंबा काम किया जा सकता है, चूँकि कान्हा नेशनल पार्क से हमारा जो बैहर के बाद का जो क्षेत्र लगा हुआ है, हम नहीं चाहते कि पार्कों का जो विस्तार है बड़ी स्तर पे हो, क्योंकि बैहर सामने आ जाता है, उसके पूरे जो आबादी वाले क्षेत्र आ जाते हैं वो आ जाता है। लेकिन अगर जिस तरह से पेंच बाद में बना है, तो उस तरह से छोटा पार्क वहाँ बनाया जा सकता है, और पार्क बन जाएगा तो उसका लाभ जो है होटल आएंगे, पर्यटक आएंगे, इस तरह से बड़ा लाभ हम वहाँ से ले सकते हैं। कराए जी, अभी तो शुरुआत है, आप विधानसभा में पहुँचे हैं, 1 महीना करीब हुआ है, लेकिन जब हम विधानसभा में जब जाएंगे, अंदर सदन में जाएंगे, तो किस तरह से प्रश्न पूछना है, किस तरह से अपने विकास की बातें मांग जो है सरकार से करनी है, एक अनुभव की ज़रूरत होती है, आपको चाहिए मतलब। तो आप बालाघाट में किससे ये अनुभव लेना चाहेंगे कि जो जैसे अब मान लीजिए गौरी शंकर बिसेन जी है, या और भी यहाँ के विधायक हैं जो, तो किसको आप अपना राजनीतिक गुरु बनाना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे साथ में काम करने वाले थे और लंबे समय तक के विधायक रहे हैं, सम्माननीय गौरी शंकर बिसेन जी, बड़ा लंबा अनुभव उनका रहा है पूरे राजनीतिक जीवन में, और मैंने बहुत लंबे समय तक के उनके साथ में काम किया है। 2004 में जब वो पहली बार दूसरी बार जब सांसद निर्वाचित हुए थे, तो पूरा कार्यकाल उनको मिला था। उससे पहले जब वो निर्वाचित हुए थे तो उनको सिर्फ 13 महीने की सरकार में थे, सांसद थे, लेकिन जब वो 2004 में निर्वाचित हुए तो पूरे 5 साल वो 2009 तक के सांसद थे। मैं उनका प्रतिनिधि रहा हूँ और उनके साथ लगातार मैं काम करते रहा हूँ। जिला पंचायत में भी रेखा बिसेन जी के साथ में मैंने काम किया है, फिर जनपद पंचायत का भी अनुभव रहा है। बहुत अच्छा अनुभव गुड्डा भैया का जो हमारे दल में आया हुआ है, तो बहुत लंबा उनका राजनीतिक कैरियर रहा है विधायक के रूप में। अच्छा अनुभव, अच्छे अनुभवशील नेता रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभवशील नेता हमारे भारत में काम किए हैं, जिससे मैं हमेशा सलाह लेते रहता हूँ, उनसे हमेशा चर्चाएँ करते रहता हूँ कि किस तरह से हमें विधानसभा के अंदर में अपने क्षेत्र की मांगों को उठाना चाहिए, किस तरह से कामों को खींच के लेके वहाँ से आना चाहिए। तो इन सारे नेताओं का हमको सहयोग भी मिल रहा है, हमेशा समय-समय पे हम लोग बात भी करते हैं। अभी जब हमारा पहला सत्र हुआ था 18 से 21 के बीच में, उस समय हम लोगों ने अपनी बातों को नहीं रख पाए थे क्योंकि सीनियर्स थे और शपथ का कार्यक्रम था इस कारण से। लेकिन आने वाले समय पे हम अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले की मांग को पूरी दृढ़ता के साथ में रखेंगे और यहाँ की जो जनता है उसकी आवाज़ को हमेशा विधानसभा में उठाते रहेंगे। कराए जी, आपका बहुत धन्यवाद। अभी चूँकि अब आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत है विधानसभा के हिसाब से देखें तो, और आगे भी जो है आपको हम अपने यहाँ बुलाते रहेंगे और चाहेंगे कि लांजी और किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में आप कोई कसर न छोड़ें। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे लांजी किरनापुर के नवनिर्वाचित विधायक श्री राजकुमार कराए जी, और उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज हमारे स्टूडियो में आए और अपनी बातें हमारे सामने रखी। दर्शकों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि समय समय पर हम कराए जी से आपकी मुलाकात फिर कराते रहेंगे। इसके अलावा हमारे बालाघाट से ज़िले से जितने भी विधायक जीते हैं, इस समय निर्वाचित हुए हैं, हम उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।